नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष धाकड़ एक बार पुनः स्वागत आपका फिर करता हूं अपना YouTube चैनल शिवपुरी हिंदी क्लासेस में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो आज हमारी थर्ड क्लास है। और थर्ड क्लास से पहले मैं ज़रा एक बात आपको कहना चाहूँगा क्या कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब करिए। ठीक, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे क्या है कि आगे आने वाली जो रेगुलर वीडियो हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। ठीक, इसी के बाद आज हम शुरुआत करते हैं। क्या नया टॉपिक आपका वो है भाषा का स्वरूप। और साथ ही साथ हो सके तो अपने अपने मित्रों को एक बार ज़रूर उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या भाषा का स्वरूप। तो भाषा का स्वरूप अगर हमें देखना है तो इसके लिए कुछ बिंदु मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो फर्स्ट वीडियो जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी नीचे। ठीक, तो फर्स्ट उसको देख लीजिए। सेकंड वीडियो भी आपकी डिलीट हुई है, उसको भी देख सकते हैं आप। फिर आपका ये थर्ड वीडियो, आपकी रेगुलर वीडियो आएंगी, क्लास बाई क्लास वीडियो आएंगी, आपका लगातार आएगा वीडियो। ठीक, देखें इधर। और जैसे ही ये बन के होते हैं अपने सब्सक्राइबर, उसके बाद फिर हम आपसे गेट टुगेदर करेंगे, यानी लाइव मुलाकात करेंगे जिसमें आपके कमेंट्स होंगे और हमारे जवाब होंगे। ठीक, अच्छा इधर देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें भाषा के स्वरूप। अच्छा, दो शब्द होते हैं, एक तो होता है भैया ये स्वरूप और एक होता है रूप। अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर होता है बेटा? तो रूप और स्वरूप में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर इतना है कि ये जो रूप है ये स्थायी रहता है और स्वरूप जो होता है ये बदलता रहता है। अब भाषा स्थायी है या फिर बदलती रहती है, ये बात आपको पता है क्या कि भाषा हमेशा बदलती रहती है। तो भाषा का रूप नहीं है, भाषा का क्या है? स्वरूप है। अगर आपको भाषा का रूप शब्द का प्रयोग करना है तो उसके पहले एक शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा और वो शब्द है विविध। क्या जोड़ना पड़ेगा? विविध। तो आप ऐसे लिख सकते हैं भाषा का विविध रूप। ठीक, देखिए इधर सबसे पहले आज हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो है भाषा के स्वरूप में सबसे पहला बिंदु वो आएगा बोली। भाषा के स्वरूप, इसमें सबसे पहला जो बिंदु आएगा हमारे लिए वो है बोली। अब बोली को आप लोग समझें बड़े ध्यान से, इसका एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चित है और आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बोली किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी क्या कि ये है भाषा का सबसे छोटा रूप है। भाषा का सबसे छोटा रूप है। अब जरूरी नहीं है कि यहां आपको छोटा लिखकर मिल जाए, यहां आपके लिए दूसरा शब्द भी लिख के दे सकता है। वो क्या दे सकता है? लघुत्तम आपको इकाई मिल सकती है कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, तो भी आपको आंसर क्या लगाना है? बोली लगाना है। तो भाषा का सबसे छोटा रूप बोली होता है, भाषा का सबसे लघुत्तम रूप होता है, इसको हम सूक्ष्मतम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सूक्ष्मतम। तो भाषा का सबसे सूक्ष्मतम, सबसे लघुत्तम और सबसे छोटा जो रूप होता है उसे क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति की, हर चीज की एक छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली होती है, लेकिन ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। ऑप्शन अलग अलग रहेंगे, एक में रहेगा बोली, विभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये ऑप्शन, और दूसरे में रहेंगे उधर वर्ण, शब्द, वाक्य और ध्वनि। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों के ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे। कभी भी एक ही ऑप्शन नहीं मिलेगा कि बोली भी दे दिया और वर्ण भी दे दिया, कभी नहीं देगा आपको वो। तो इसलिए ध्यान रहे क्या कि भाषा का सबसे छोटा जो रूप होता है उसे बोला जाता है क्या? लघुत्तम या सूक्ष्मतम रूप। जैसे अगर हम बात करें समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मनुष्य होती है। ठीक उसी प्रकार मानव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मानव की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है या सेल होती है। तो हर व्यक्ति की एक छोटी इकाई होती है। ठीक उसी प्रकार भाषा की भी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है भैया? बोली होती है। क्या होती है? बोली। यहां तक क्लियर हुआ होगा? पहला बिंदु आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा का सबसे छोटा जो रूप है वो क्या है? बोली है, या लघुत्तम भी लिख सकता है या फिर सूक्ष्मतम भी आपको लिखकर दे सकता है। अगर हम इसकी बात करें, अगला इसके बिंदु, दूसरे बिंदु की ओर बात करें तो बोली क्या है? इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। कहां किया जाता है? सीमित क्षेत्र में किया जाता है।
किया जाता है, क्योंकि सबसे छोटा रूप है तो इसका जो क्राइटेरिया है वो भी क्या है, सीमित रहता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया था, उस दिन आपको समझाया भी था कि ये मान लीजिए आपका भिंड है और यहाँ भिंड से अगर हम शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी की बोली जो है भैया वो अलग है और भिंड की बोली अलग है, क्योंकि भिंड में ब्रज बोली जाती है, शिवपुरी में बुंदेली बोली जाती है। तो कहने का अर्थ क्या है, इन दोनों का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है और सीमित क्षेत्र पर ही इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो सबसे बड़ा बिंदु आपको याद रखना है कि बोली का सबसे छोटा जो रूप होता है उसे क्या बोला जाता है, बोली बोला जाता है। आगे इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग इसे बोली को और क्या कहा जा सकता है, तो बोली को बदेश, बोली को बदेश, या इसको हम कह सकते हैं क्षेत्रीय, या इसको हम कह सकते हैं आंचलिक, या फिर इसको हम कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा। आम बोलचाल की भाषा किसे कहा जाता है, बोली को कहा जाता है। इसमें एक एक बिंदु को आप बड़े ध्यान से समझें। सबसे पहला लिखा है भदेश, यानी इसमें भद्दापन आता है। क्या आता है, बोली में भद्दापन रहता है, इसलिए भदेश कहा जाता है। इसमें क्षेत्रीय शब्दों का भरमार ज्यादा है, क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग ज्यादा हुआ है, इसलिए इसे क्षेत्रीय कहा जाता है। ये लिखा है आंचलिक, ये 3 शब्द होते हैं। देखिए इधर, एक तो होता है अचल, एक होता है आंचल, एक होता है आपका अचला। ये 3 शब्द होते हैं भैया। अच्छा, ये टॉपिक का नाम होता है समश्रुत। क्या होता है, जो दिखने सुनने में एक जैसे लगें उन्हें क्या कहा जाता है, समश्रुत कहा जाता है। अचल का अर्थ क्या होता है, आयानी नहीं, चल यानी चलना, जो चल नहीं सकता वो कौन है, वो स्थिर है आपका एक जगह। आंचल, आंचल किसको बोलते हैं, एक तो हम ग्रामीण को भी बोल लेते हैं और दूसरा अर्थ इसका हम लगा लेते हैं आंचल से साड़ी का छोर। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जा अपनी माँ के आंचल में छिप जा, सुना है, जाके अपनी बीवी के पल्लू में छिप जा। तो कहने का अर्थ क्या है, वो आंचल है। क्या है, आंचल है। अच्छा, यहाँ लिखा है अचला। अचला किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं पृथ्वी को, और हम कह सकते हैं पार्वती को। किसको कहते हैं, पार्वती को भी अचला कहा जाता है। ठीक, ये शब्द आपके जानना बहुत आवश्यक है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, क्षेत्रीय होता है, आंचलिक होता है, या आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसके बाद बोली क्या है, तो बोली में एक सबसे बड़ी कमी जो हमें दिखाई पड़ती है वो कमी क्या है कि इसमें व्याकरण का अभाव होता है। इसमें व्याकरण का अभाव होता है, व्याकरण का अभाव होता है। अच्छा, अभाव का अर्थ क्या होता है भैया, अगर हम अभाव की बात करें, अभाव का अर्थ होता है कमी। तो बोली में व्याकरण नहीं होता है। बोली में क्या नहीं होता है, व्याकरण नहीं होता है, व्याकरण का अभाव रहता है। अच्छा, व्याकरण के अभाव के कारण इसमें क्या होता है, तो इसमें व्याकरण के अभाव के कारण फूहड़ता आ जाती है। क्या आ जाती है, फूहड़ता आ जाती है, या इसको हम भद्दापन कह सकते हैं, भद्दापन आ जाती है, आ जाता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं अश्लीलता आ जाती है। क्या आ जाती है, अश्लीलता, अश्लीलता आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि जहां व्याकरण प्रयोग नहीं होगा, जहां व्याकरण के नियम नहीं लगेंगे, वहां पर अश्लीलता तो आनी आनी है। क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में अगर देखें तो दैनिक जीवन में हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि तेरी ऐसी तेरी वैसी, बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि वहां व्याकरण हम लगाते नहीं है। जैसे, अच्छा इसको एक उदाहरण से समझिए कि जैसे 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी, ये 4 हैं और यहाँ भी 4 हैं, ए बी सी और डी। ये 4 व्यक्ति जो बैठे हैं वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं भैया, ऑफिस में। और ये जो 4 व्यक्ति हैं वो कहीं चाय वाले के यहाँ खड़े होकर चाय पी रहे हैं। अब ये जो चाय वाले के यहाँ जो चाय पी रहे हैं ना, ये 4 लोग, ये कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, आप खूब भली भांति जानते हैं। और ये जो ऑफिस में बैठे हैं ये कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ मानकता है। क्या है, मानकता है, और यहाँ मानकता नहीं है। ठीक, तो इसमें अगला बिंदु हम बना सकते हैं कि बोली में मानकीकरण नहीं होता। क्या नहीं होता, बोली में मानकीकरण नहीं होता। मानकीकरण का अर्थ आप समझ गए होंगे, कल भी मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था मानकीकरण क्या होता है, इसके बारे में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया था आपको। तो बोली में मानकीकरण नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका कारण अभी मैंने आपको बताया कि ऑफिस में जो लोग हैं, ठीक, तो ऑफिस में जो लोग बैठे होंगे वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और आपके जो
चौराहे पर खड़े हैं, वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों भाषा का अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो भाषा में मानकीकरण, सॉरी बोली में मानकीकरण नहीं होता है। अच्छा, इसमें और क्या है कि बोली में व्याकरण तो होता ही है, और व्याकरण होने के कारण बोली में व्याकरण होने के व्याकरण का अभाव होने के कारण इसमें क्या आ जाती है, फूहड़ता आ जाती है, अश्लीलता आ जाती है, भद्दापन आ जाता है। इसके अगला बिंदु की अगर हम बात करें तो इसमें अधिकांश शब्दों की उत्पत्ति का कारण अज्ञात रहता है। कैसा रहता है? अज्ञात रहता है। अब अज्ञात क्या है? मतलब पता नहीं है कि आज तक इसमें जो शब्द हैं वो आखिर आ कहां से गए हैं। ज्यादातर इसमें शब्द ऐसे होंगे जिनका आपको ये नहीं पता होगा कि आखिर ये शब्द आया कहां से है। जैसे मैं इसमें बोलूं उदाहरण के लिए, जैसे आपसे बोला मैंने चटाई, तो चटाई क्या है? अपने देसी भाषा है, आपने अपने आम बोलचाल के लिए कर लिया प्रयोग। मैंने बोल दिया इसमें लोटा, अब लोटा कहां से आया पता है क्या? नहीं पता। मैंने इसमें एक शब्द बोल दिया आपके लिए, मान लीजिए तोरई, क्या बोल दिया? तोरई, आपको पता है कहां से आया? नहीं पता। मान ली किसी ने देखा होगा, कोई बेल लगी होगी और बेल पे देखा होगा कि ये लटकी है, लटकी, उसको तोरई बोल दिया, तो लोग उसको तोरई के नाम से जानने लगे। अच्छा, इसके पीछे मैं थोड़ी सी आपको बताता हूं कि इसमें शब्दों का अज्ञात कारण कैसे रहता है। जैसे एक बार मेरा दोस्त जो था वो क्या है, कहीं बाहर जा रहा था। अब बाहर जा रहा था तो मैं उससे जैसे मिलने पहुंचा, तो मिलने जाने से पहले थोड़ी सी मैं आपको फ्लैश बैक में ले चलूं तो एक आपको स्टोरी याद आती होगी क्या, कि मैं आज सुबह ही सुबह कहाँ गया, होटल पर गया। कहाँ गया? होटल पर गया। और होटल वाले ने क्या किया, आज सुबह ही सुबह रवा घोला, बेसन घोला, और रवा बेसन घोल के और चीनी डाल के उसने कोई नया आइटम तैयार कर दिया। अब जैसे ही उसने नया आइटम तैयार किया, उसने काउंटर सजा लिया और काउंटर पे लिख दिया कि 10 रुपए प्रति नग। 10 रुपए का क्या है? एक नग है। बोले ठीक है। अब मैं गया, मैंने जाके उसको खाया, बड़ा प्यारा लगा। मैंने बोला भाई साहब एक और दे दो। उसने एक और दे दिया मुझे, मैंने एक और खाया, वो भी बड़ा प्यारा लगा। अब मैंने बोला कि भाई साहब एक काम करो, आप 4 पैक कर दो। और जैसे ही उसने 4 पैक किए, मेरा दोस्त जो बाहर जा रहा था, मैं उससे मिलने पहुंचा, और उससे जैसे मैं पहुंचा उसके पास, तो उसको मैंने वो दे दिए जो 4 आइटम मैं लाया था उसके। अब मैंने बोला मैं भाई साहब खा लेना रास्ते में। बोला कि ठीक है भाई साहब खा लूंगा। वो भाई साहब जा रहे थे दिल्ली। अब दिल्ली जाते जाते क्या हुआ कि रास्ते में उन्होंने खाए, बड़े प्यारे लगे। उन्होंने दिल्ली पहुंच के मुझे फोन किया, बोले कि भाई साहब आपने जो आइटम दिया वो बड़ा प्यारा था यार। मैंने कहा भाई साहब धन्यवाद आपका। बोले कि धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, इसका नाम क्या है? अब नाम तो मैं तब बताऊं कब, जब मुझे खुद पता हो तब। क्यों? क्योंकि आज सुबह ही सुबह मैंने उसको खाया था। अच्छा, मैं भागता हुआ गया था किसके पास? होटल वाले के पास। मैंने बोला भाई साहब आपने आज सुबह आइटम खिलाया, बड़ा प्यारा था। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है? अब होटल वाला भी कब बताए? कब? जब उसको नाम पता हो तब। क्यों? क्योंकि आज सुबह ही सुबह उसने सृजन किया है, उसका बनाया है सुबह सुबह उसने। तो अब उसने सोचा कि बड़ा अच्छा चल रहा है, इसका बिक्री भी अच्छी हो रही है, ठीक, पास वाले होटल वाले ने भी निकाल ली, उसका भी अच्छा चल रहा है, तो इसका कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसका एक नाम रख दिया। और नाम क्या रख दिया उसने? कड़कू। क्या रख दिया नाम? कड़कू। के साहब 10 रुपए का कड़कू है। क्या नाम रख दिया? 10 रुपए का कड़कू। अब ये कड़कू इतना प्रसिद्ध हो गया, कड़कू कड़कू कड़कू, दिल्ली में भी मिलने लगा, मुंबई में भी मिलने लगा, सब जगह मिलने लगा। और ये शब्द धीरे 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 क्या हुआ, विख्यात हो गया, प्रख्यात हो गया। तो हम कहने लगे कि 10 रुपए का कड़कू आता है साहब। अच्छा, कड़कू इसमें शब्द हमें पता चला कि कहां से आया? नहीं पता चला। इसका कारण कैसा है? अज्ञात है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बाजार में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आती है, उसमें लिखा है कि 10 रुपए का कड़कू मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसमें जो शब्द रहते हैं, चटाई है, लोटा है, तोरई है, ठीक, ये शब्द कैसे रहते हैं इसमें अधिकांश इनकी कारण जो है पता नहीं रहता उत्पत्ति का। जैसे इसमें मान लीजिए आप रसिया मान लीजिए, हाँ, रसिया गाते हैं आप लोग, गाते हैं कि नहीं गाते? तो रसिया के शब्द जो आते हैं वो आखिर कहाँ से आते हैं? कोई कारण है आपके पास? नहीं है। ठीक, कोई साहित्य है उनका हमारे पास? नहीं है। लंगोरिया हम गाते हैं, जैसे आजकल एक चल रहा है क्या, बहुत ट्रेंडिंग में, याद है आप लोगों को? कौन सा? जरा बताइए मुझे कौन सा है। अच्छा, ऐसे तो बहुत ध्यान आ गए सर। हाँ, ध्यान एक ही आना केवल, ऐसे बहुत ध्यान मत आओ भाई। जैसे बोल रहे, सुना है आपने कि ले चल रोड ही रोड, साड़ी के सितारे वाला, सुना है?
हाँ वही वाला। तो लंगुरिया हैं, भजन हैं, रसिया हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, इनमें जो है अधिकांश शब्दों की उत्पत्ति का कारण कैसा रहता है, अज्ञात रहता है, पता नहीं रहता कहाँ से आ गए। अगला इसकी बिंदु की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ। अगर जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कहीं आप नोट करते चल रहे हैं तो उसको आप नोट करते चलिए। फिर हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हो गया। चलो दूसरे बिंदु की अगर हम इसकी बात करें तो अगला बिंदु हमें बड़ा अच्छा बिंदु है इसके, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भैया परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए एक एक बिंदु को बड़े ध्यान से और रोचक तरीके से आप देखते चलेंगे। अच्छा एक बार लिख दीजिए, आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा क्लास में। अगर आनंद नहीं आ रहा होगा तो फिर मजा नहीं आएगा यार, क्योंकि आपको जब तक आनंद नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो दोनों में रोचकता बनी रहे, इसलिए एक बार जरा थम्स अप करके बता दीजिए, ठीक, कि आपको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए अगले बिंदु की बढ़े। अगला बिंदु इसमें मिलता है कि इसका साहित्य लिखित नहीं होता है। कैसा नहीं होता है, लिखित नहीं होता है, होता है मौखिक होता है। कैसा होता है, मौखिक होता है। ये बड़ा अच्छा बिंदु है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कैसा होता है इसका साहित्य, लिखित नहीं होता है, मौखिक होता है, जो कि हमें लोक साहित्य या लोक गीत के नाम से जाना जाता है, लोकगीत के नाम से जाना जाता है। अच्छा इस बिंदु को समझिए जरा थोड़ा सा, मैं आपको इसको समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा कि एक ही बार में जो है आपका समझ में आ जाए आप लोगों को, कि इसमें जो लिखित साहित्य होता है वो लिखित नहीं होता है। कैसा होता है, मौखिक होता है, जो किस नाम से जाना जाता है, आपका लोकगीत या लोक साहित्य के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई शादी हो रही है, और शादी में आपने देखा होगा जनरली क्या होता है कि गीत गाए जाते हैं। अगर लड़के की शादी है तो लोग वहाँ बन्ना गाते हैं, ठीक, बन्ना गाते हैं, और लड़की की शादी है तो लोग वहाँ बन्नी गाते हैं। बन्नी या लाड़ी कह लो आप लोग, अपनी भाषा में लाड़ी कह लेते हैं हम लोग। जब शादी में ये बन्ना गा रहे थे या बन्नी गा रहे थे, क्या कोई सी पुस्तक थी इनके हाथ में? नहीं थी। अब देखिए सीखते कहाँ से, कि जैसे मान लीजिए मेरी दादी को गाना आता था, यानी कोई भी बन्ना आता था या गीत आता था कोई भी। अब जो दादी को गीत आता, अब साहब हमारे पिताजी की शादी हुई, किसकी शादी हुई? पिताजी की शादी हुई, तो घर में कौन आई भैया? माँ आई। अब माँ को तो गाने आते नहीं, उस समय गीत आते नहीं। माँ तो ये मान लो हिप हॉप वाली थी उस समय की, क्यों? क्योंकि भयंकर उस समय अरिजीत सिंह के सॉन्ग चल रहे थे, हिमेश रेशमिया के चल रहे थे उस समय के। और पहले की अगर बात करें तो कुमार सानू, अलका याग्निक चल रही थी उस समय, ठीक। अब माँ को तो गीत नहीं आए। अब माँ को गीत नहीं आए तो क्या आज भी नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। उसका कारण देखिए आते कहाँ से हैं, कि ये दादी को गीत आ रहे थे तो दादी ने क्या किया, माँ को अपने साथ बुलौआओं में ले जाना प्रारंभ कर दिया। जो बुलौआ होते हैं गाँव में, शहर में हर जगह होते हैं, तो बुलौआओं में जाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही इन्होंने बुलौआओं में जाना प्रारंभ किया तो दादी के कुछ शब्द इनके कानों में पड़े, और जैसे ही वो शब्द कानों में पड़े, मान लो इनको दादी का गीत 50% समझ में आया, तो भारत की महिलाएं होती हैं वो 50% निर्मित करना तो खुद जानती हैं। आप 50% मिल जाए उनको, वो 50 में से 100 तो खुद कर देती हैं। भारत की महिलाएं इतनी टैलेंटेड तो हैं क्या, कि एक बार कोरोना की दवाई बन जाए, बाद बाकी भारत की महिलाएं यूट्यूब पर देख कर कोरोना की दवाई तो बना ही देंगी। यही होता है कॉन्सेप्ट। हाँ, भारत की महिलाएं बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अब ये माँ थी। अब साहब हमारी शादी हुई तो घर में कौन आई भैया? बीवी आई। अब क्या बीवी को आते हैं? नहीं आते। बीवी तो और आजकल अंग्रेजी गाने वाले आई हैं, यही होता है। तो अब ये जो बीवी थी इनको नहीं आया, तो ये क्या हुआ, माँ के साथ जाने लगी बुलौआओं में। तो माँ के साथ जाने लगी तो इन्होंने भी सीख लिया। अब मान लो इनके बेटे की बेटी आएगी, वो भी बहू लगेगी, तो ये जो बहू आएगी इसको भी नहीं आता था, ये तो और अंग्रेजी गाने में आएगी।
तो इसने भी कहां से सीखा? बीवी के साथ जा जाके, यानी उसकी मां के साथ। तो कहने का अर्थ क्या है, ये जो सीख रहे हैं ये कैसे रूप में? तब मौखिक रूप में हैं, इनकी कोई किताब आज तक प्रकाशित नहीं हुई, इसलिए इसका जो साहित्य होता है वो कैसा होता है? मौखिक होता है। कैसा होता है? मौखिक होता है। कैसा नहीं होता? लिखित नहीं होता है। इस बात का विशेष याद रखेंगे। जो किस नाम से जानते हैं हम? लोक साहित्य या लोकगीत के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर है? ये बिंदु अगर आपको समझ में आ गया तो इसके आगे वाला जो बिंदु है बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हर शब्द की मैं आपको कहानी बताने का प्रयास करूंगा, ठीक? भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन आपको हर शब्द समझ में आना चाहिए। मेरी ऐसी मंशा है कि जब तक अगर आपको शब्द समझ में नहीं आएंगे तो फिर हिंदी समझ में कैसे आएगी बेटा, ठीक? इसलिए ध्यान रहे, थोड़ा सा रोचक तरीके से हम पढ़ेंगे और बड़ा आनंद के साथ पढ़ेंगे इस बात को, ठीक है? अच्छा, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ये बार बार बोलने वाली बातें नहीं होती, ठीक? और आप लोग खुद इतने समझदार हो तो आप लोग कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया बोली। अच्छा, बोली में एक आध बिंदु और हम इसको पढ़ लेते हैं क्या, कि इसका प्रयोग करने वाले अधिकांश लोग जो होते हैं वो ग्रामीण होते हैं, असभ्य होते हैं या अशिक्षित होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो इसका प्रयोग करने वाले प्राय ग्रामीण लोग, या हम इसको कह सकते हैं अशिक्षित लोग। कैसे लोग? अशिक्षित लोग, या हम कह सकते हैं असभ्य लोग इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। असभ्य लोग इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। ये बात आ गई समझ में? कौन कौन? कि जो गांव में रहते हैं वो लोग बोली ज्यादा बोलते हैं, ठीक? जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, वो ज्यादा बोली बोलते हैं, क्योंकि कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं होता, इनमें सभ्यता नहीं होती। असभ्य लोग इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, इसमें मानकीकरण नहीं है, व्याकरण का अभाव है, और व्याकरण का अभाव होने के कारण इसमें क्या है? फूहड़ता की भरमार है। इसमें अश्लील शब्दों की भरमार हमें देखने को मिल जाती है। किसमें? बोली में। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें यहां इसमें इस बिंदु में ये समस्या है। माफ करना। चलिए, अच्छा, एक चीज और आ जाती है इसमें, क्या कि इसमें एक रूपता की कमी दिखाई देती है। किसके कारण? व्याकरण के अभाव के कारण, यानी व्याकरण की कमी है, इसलिए इसमें क्या है? एक रूपता की कमी होती है, एक रूपता की कमी भी पाई जाती है। अब एक रूपता क्या होता है बेटा? जैसे घर में मान लीजिए ये पापा हैं, मम्मी हैं, चाचा हैं, दादी हैं, दादा हैं, सब लोग हैं घर में, 6 लोग हैं। क्या सभी लोग जो हैं एक बात से सहमत हो सकते हैं क्या? कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस सभी के जो विचार हैं वो अलग अलग होंगे, और सभी के जब विचार अलग अलग होंगे तो उनमें एक रूपता कहां से आएगी? आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। इसलिए इसमें एक रूपता की भी कमी देखने को मिलती है। यहां तक क्लियर है? ये बोली में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे अवगत कराएं, मैं आपको दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर बोली क्या है। कोई, मुझे लगता कि कोई आपको आपत्ति होगी। इसके बाद दूसरा जो आएगा, ये पॉइंट आपका यहां लिखा रहेगा, और दूसरा मैं जो पढ़ाने वाला हूं आपको, और वो है आपका विभाषा। तो हेडिंग डाल लीजिए विभाषा। आप लोग नोट्स साथ में मेंटेन करते चलें, बाद बाकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की तो ये मेरा नंबर है, यहां लिख देता हूं मैं 7067111738। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। ठीक, किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज हो, किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा संपर्क सूत्र है, जिससे हम आपके जो व्यवधान हो रहा है उत्पन्न, उसको हम निराकरण कर सके उसका। दूसरा हमें मिलता है इसमें विभाषा। देखिए, दूसरा हमें क्या पढ़ना है? विभाषा। बड़ा ध्यान से देखने वाला टॉपिक है भैया, विभाषा किसे कहा जाता है। देखिए, कुछ नहीं है विभाषा में। लोग बहुत बड़ा अहुआ बना के घूमते हैं कि विभाषा नहीं आता समझ में, बोली नहीं आता समझ में। आपको तो बड़ी आसानी से समझ में आ गई बोली। क्यों? क्योंकि आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है, इसलिए। अब देखिए विभाषा क्या है, बड़े अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, ये भी आ जाएगी आपकी क्लियर। विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा क्या है? बोली का विकसित रूप। बोली का विकसित रूप क्या कहलाता है? विभाषा कहलाता है। यानी बोली का जो
थोड़ा सा बड़ा रूप है उसे ही क्या कह देते हैं हम लोग, विभाषा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि बोली जो था वो एक क्षेत्र विशेष पर बोला जा रहा था, यानी इसका जो एरिया था वो क्राइटेरिया था, यानी सीमित क्षेत्र था इसका बोली का। हमने पढ़ा था बोली एक सीमित क्षेत्र पर प्रयोग में की जाती है, लेकिन बोली का जो थोड़ा सा बड़ा रूप है वो क्या बन जाती है, विभाषा बन जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी कहानी सुनाई आपको दादी वाली, कि दादी क्या कर रही थी, गीत गा रही थी। इतने में ही कोई व्यक्ति गया उनके पास और वहीं जाके अपनी पेन और डायरी लेके बैठ गया और उस गीत को क्या किया, उसने लिख लिया। एक पेन और एक डायरी में उस गीत को उन्होंने जब लिख लिया पूरे को, गीत को, कि क्या है क्या नहीं है इस गीत में, और उस गीत को बड़े लेवल पर जो है प्रकाशित करा दिया। यानी बड़े लेवल पर उसने उसको जब प्रकाशित कराया तो ये जो बोली में लिखा हुआ गीत था वो क्या बन गई, आपकी विभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है, विभाषा। यानी जब बोली का जो साहित्य है उसको हम लिखित रूप प्रदान कर देते हैं या उत्कृष्ट साहित्य सृजन कर देते हैं उसका, तो वो क्या बन जाती है, विभाषा बन जाती है। इसका बिंदु कैसे लिखेंगे जरा देखिए। क्या, अगर हम इसके बिंदु की बात करें तो जब कोई कवि या लेखक या हम इसको रचनाकार भी कह सकते हैं, कवि, लेखक या रचनाकार उत्कृष्ट साहित्य सृजन कर देता है, यानी लौकिक साहित्य का, या हम इसको कह सकते हैं लोक साहित्य का, रचनाकार लोक साहित्य का उत्कृष्ट साहित्य सृजन कर देता है, उत्कृष्ट साहित्य सृजन कर देता है, तो वह क्या बन जाती है, विभाषा की श्रेणी में आ जाती है। तो वह बोली, ऐसे लिखना, तो वह बोली विकास करके विभाषा की श्रेणी में आ जाती है, विभाषा की श्रेणी में आ जाती है। किसकी श्रेणी में आ जाती है, विभाषा की श्रेणी में आ जाती है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? ठीक। तो जब कोई कवि या रचनाकार क्या करता है, लेखक जो है उसका लौकिक साहित्य का क्या कर देता है, उत्कृष्ट साहित्य सृजन कर देता है, तो जो बोली होती है वो विकास करके कहां पहुंच जाती है, विभाषा की श्रेणी में पहुंच जाती है। इसका अगला बिंदु कि विभाषा अपने प्रचलन में या अपने बोलने के क्षेत्र में, तो विभाषा अपने प्रचलन में प्रांत या उपप्रांत तक भी जा सकती है। यानी विभाषा का जो क्षेत्र विशेष होगा वो कहाँ होगा, प्रांत, यानी एक राज्य लेवल तक वह विभाषा जो है जा सकती है। इस बात का आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और विभाषाओं की अगर हम बात करें तो हिंदी में विभाषाओं की संख्या 5 है। कौन कौन सी है? एक तो है आपकी पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। एक है आपकी, मैं लिख देता हूं यहां, पश्चिमी हिंदी। दूसरी आपकी पूर्वी हिंदी। तीसरी आपकी बिहारी हिंदी। चौथी है राजस्थानी हिंदी। और पांचवी आपकी पहाड़ी हिंदी। ये आपकी 5 उपभाषाएं हैं। ठीक। अच्छा, विभाषा का दूसरा नाम जो होता है भैया वो होता है उपभाषा। क्या होता है? उपभाषा इसका दूसरा नाम होता है। किसका? विभाषा का। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि बोली किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, दोनों को इसमें मैंने कवर किया है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अब आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद आप लोगों का जैसा कमेंट रहेगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर किस टॉपिक पर आपको जल्दी वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस क्लास पर, उस टॉपिक पर आपको सबसे पहले वीडियो जो है प्रोवाइड कराऊं।
अच्छा, हम पर्यायवाची पर भी बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं अभी आगे आने वाली क्लासों में। आपको मैं पर्यायवाची निर्मित करना सिखाऊंगा कि पर्यायवाची आखिर बनाते कैसे हैं। अगर मान लीजिए आपका एक पर्यायवाची दिया है या आपने एक के पर्यायवाची याद कर लिए, तो उससे आप 500 पर्यायवाची कैसे याद करेंगे। तो एक पर्यायवाची से 500 पर्यायवाची बनने की कहानी में थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, और थोड़ा सा सब्र करने के साथ साथ आपको मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कि इसको जल्दी से जल्दी हो सके जितना हम लाइव लाने की कोशिश करें। ठीक, बाद बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तभी उस समय के लिए धन्यवाद। ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कर देना भैया। थैंक यू।